सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राहुल का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें सेट नंबर 2 हल करने वाले हैं। यदि आपने सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक कमेंट करके जरूर बता देना आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ cos A माइनस कॉट ए और 1 प्लस cos A का मान कितना होगा। चलिए समझिएगा, प्रश्न नंबर पहला है तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर ये जो cos A है, cos A को लिखेंगे 1/sin माइनस कॉट को लिखेंगे cos A बटा sin A। इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस cos A। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके हर समान है, तो जब हर समान है तो अंश को लिखना है 1 माइनस cos A और बटा sin A, और यहाँ पर 1 प्लस cos A। तो प्यारे बच्चों, आपने एक सूत्र देखा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बच्चों ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो माइनस वाली संख्या लिख लो। पहले आपको क्या करना, माइनस वाली संख्या लिख लेना है, और माइनस वाली संख्या लिखने के साथ यहाँ पे घात 2 लगा दो, और फिर यहाँ पे घात 2 लगाएंगे तो इसका मान 1 ही रहेगा। तो 1 पे घात मत लगाओ, 1 पे घात लगाओ तो ठीक, क्योंकि इसका मान 1 पे कितनी भी घात लगा दो इसका मान 1 ही रहेगा। तो 1 पे घात हम नहीं लगाएंगे, और ये साइन है। अब आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर है और बटा साइन है। अब एक साइन से ये एक साइन चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा साइन है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। चलिए समझिएगा। तो पहले तो प्रश्न नंबर 2 लिख लीजिए। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता तो कुल परिणाम, तो आपको यहाँ पे लिखना है कुल परिणाम बराबर 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारे कुल परिणाम होते हैं। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो प्यारे बच्चों विषम संख्या एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे P विषम संख्या। तो प्यारे बच्चों विषम संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 और बटा कुल परिणाम कितना है, 6 है। तो 3 1 3, 3 2 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अब आ जाइए आप लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमने ये वर्ग अंतरा लिख लिया और ये हमारी होगी बारंबारता। तो इसमें हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना, तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें अगला कॉलम बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता किस प्रकार बनाते हैं, पहले ये 3 लिख लो, और 3 में इस 2 को जोड़ो 5, 5 में इस 5 को जोड़ो 10, और 10 में इस 4 को जोड़ो 14, और 14 में 1 को जोड़ो 15। और प्यारे बच्चों जो 15 है ना हमारा, ये 15 ये हमारा n का मान कहलाता है। ठीक, तो नई लाइन से लिखना आपको n/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2, n का मान 15 है, तो ये निकलेगा 7.5। तो अब आपको ये देखना है
संचयी बारंबारता में 7.5 ऊपर से किस संख्या से घटा सकते हैं? इस 3 में से 7.5 नहीं घटेगा। 5 में से 7.5 नहीं घटेगा, तो इस 10 में से 7.5 घटा सकते हो। तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल होगा, ठीक है, वही हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता की जो अंतिम संख्या होगी उसको n रखेंगे, फिर आपको लिखना n/2, तो 15/2 का भाग 15 में लगाएंगे तो 7.5। अब आपको यहाँ पे ये देखना है संचयी बारंबारता में ऊपर से 7.5 किस संख्या से घटा सकते हो। तो बेटा ऊपर से जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से, तो ये 10 से घट जाएगा। फिर 10 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो आपको नई लाइन से लिख देना है माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 10 से 15। बेटा ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपको देखना बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, उसी के सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 12 है और इसके सामने जो वर्ग अंतराल दे रखा 7 से 14, तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDEA। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लें कुल परिणाम, ठीक है, बराबर। तो कुल परिणाम के रूप में लिखना है ABCDE और ये A। तो प्रश्न कह रहा A प्राप्त होगा, तो आपको लिखना है P और कोष्ठक के अंदर A प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये देखना A कितनी बार आया, 1 2 बार आया तो 2 लिख लो। अब इसके बाद ये टोटल अंक कितने हैं, 6 हैं, तो यही हमारा कुल परिणाम हो जाएगा। तो 2/6, 2 एकन 2, 2 3 6, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। और 6 तो आपने कर ही लिया होगा, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो कमजोर बच्चा भी देखता है और जो होशियार बच्चा वो भी देखता है भाई। तो हम प्रत्येक प्रश्न कराते हुए चलेंगे। cot थीटा बराबर है 8/15। तो प्यारे बच्चों, cot होता है हमारा आधार बटा लंब, तो आपको लिख लेना आधार बटा लंब। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण निकालना है। तो आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। अब यहाँ पे लगाना पाइथागोरस प्रमेय, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे 8 रखेंगे 64 और यहाँ पे 15 रखेंगे 225 हो जाएगा। फिर k का वर्ग बराबर हो जाएगा 289 और ये 17 का वर्ग हो जाएगा, तो k बराबर 17 निकलेगा हमारा। तो यहाँ पे साइन का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो प्यारे बच्चों, लंब कितना है 15 और कर्ण ये 17 निकाल चुके हैं, तो आपको 15/17 आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कौशिक 60 का मान कितना है? तो प्यारे बच्चों, कौशिक का मान ज्ञात करने के लिए पहले साइन 60 का मान याद कर लो। जो साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2। ठीक, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कौशिक इसका उल्टा होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर। तो 8 नंबर है हमारा,
कोसेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है। तो प्यारे बच्चों कोसेक को लिखा जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और सेक को लिखा जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार। तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो हमें प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। तो कॉस बटा साइन, प्यारे बच्चों कॉस बटा साइन कॉट होता है, यहाँ पे घात है तो घात 2 लगा दो, तो ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर अगला है 9 नंबर, उसको देखेगा। नंबर 9 है, यदि HCF यानी इन दोनों संख्याओं का 35 और 49 का मासा 9 है, पर 35 49 का लासा ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर है 9। तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे संख्याएं हमारी है 35 और ये 49 और इनका मासा है 7। तो एक सूत्र याद रखिए आप लोग, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इसका जो मासा है वो 7 है, 7 गुणा लासा हमें ज्ञात करना है, और इसके बाद पहली संख्या हमारी 35, दूसरी 49 है, 35 गुणा 49। तो 7 एकन 7, 7 सत्ते 49। एक ही संख्या काटनी चाहो तो 35 काटो या 49 काटो। लासा बराबर 7 पन्ना 35 हासिल 3 और 7 3 21, 21 और 3 24। तो आंसर आ जाएगा 245 और इसका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, उसको देखिएगा। तो 10 में करा 2 संख्याएं, यानी 2 संख्याएं दे रखी हमें यहाँ पर 36 और इसके बाद 657, ये 2 संख्या दे रखी है। तो इनका मासा ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिएगा। तो मासा जो आपने बचपन में लगाया ना उसी की तरह लगा दीजिए। तो ये चला जाएगा 2 बार, तो 612 हो जाएगा हमारा। 612 घटाइए, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 और यहाँ पे रह जाएगा 4। दोबारा भाग चालू कर दो, 306। तो ये चला जाएगा हमारा 7 बार। ठीक है, 7 बार जाना तो नहीं हो जाए, पहले देख लें। 6 बार जाएगा हमारा। ठीक है, ये 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 हासिल 3 और 6 चौक 24, 24 3 27। घटाओ, यहाँ पर बचेगा 6, फिर यहाँ से दहाई लेंगे, यानी 30 में से 27 जाएगा, 3 बचेगा। दोबारा भाग पे चालू कर दो। यहाँ पे आपको लिखना 45 और 36 एकन 36। फिर यहाँ पर बचेगा 9, फिर ये 36 अंदर लिखो और 9 चौक 36, पूरा पूरा कट गया। तो आपको लिखना मासा बराबर 9। जो अंतिम भाजक होता है वही प्रश्न का मासा निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अंतिम भाजक कौन है? 9 है, तो मासा बराबर आपको 9 लिख देना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है हमारा मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इनके जो मासा और लासा है, तो मासा इसका 6 है और लासा 168 है, और इसमें पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात नहीं है। अब इसको काटिए। तो पहले 6 से काटो, 6 एकन 6 और 6 चौक 24। 4 से काटो, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो जो बेटा हमारी दूसरी संख्या 42 निकल के आ जाएगी। ठीक, देख लो विकल्प कहाँ पर, वहीं पे टिक लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। बारह नंबर है, यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं, ए कामा बी, फिर इसके बाद बी 2a कामा 2b के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे लगाना बीच की दूरी का सूत्र।
बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो यहाँ पर जो a का मान है, a का मान है a और b का मान है 2a का होल वर्ग प्लस y1 का मान b और y2 का मान 2b का होल वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। बस यही प्रश्न का आंसर आ गया, मात्रक। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक बना लेना आपको छोटा सा वृत्त, ठीक है, और इस वृत्त के बाहर एक ले लो कोई बिंदु, तो इसको यहां से, और ये वृत्त जहां पे प्रकार की नोक रखते हैं ना, जहां पर हम प्रकार की नोक रखते हैं वो कहलाता O, ठीक। और इसको यहां से ऐसे मिला देना आपको, और यहाँ पर करेंगे Q, और ये वृत्त का स्पर्श बिंदु जिसका नाम है P, और इसको यहाँ से आपको ऐसे मिला देना। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण 90 अंश का बनेगा, और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है हमारी 12 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे 12 लिख लेना है। तो देखो एक बात ध्यान रखिएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, ठीक। तो इसको ज्ञात करना है, OQ ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो आपको यहाँ पे लगाना पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले यहाँ पे लिख लो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपको, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारी ये वाली भुजा है, तो आपको लिखना OQ का वर्ग बराबर आधार 12 कर लो और लंब त्रिज्या 5 कर लो, तो ये तो हो जाएगा हमारा 144 प्लस 25, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169। तो प्यारे बच्चों 169 13 का वर्ग होता है, तो घात से घात कट जाएगी, तो यहाँ पे OQ बराबर निकलेगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 14 है हमारा, इसमें 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, तो पहले उन दोनों त्रिभुजों को बना ले हम। तो बेटा एक त्रिभुज हमारा ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, और ये दोनों त्रिभुज हमारे हैं समरूप, दोनों त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे लिख लो A, यहाँ लिख लो B, और यहाँ लिख लो C, यहाँ लिख लो D, और यहाँ पे लिख लो E, और यहाँ पे लिख लो F। और इन दोनों त्रिभुजों में कोण B बराबर कोण E है। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो प्यारे बच्चों संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, ठीक है। तो इसके संगत ये वाली भुजा है, ठीक है, और इसके संगत ये वाली भुजा है, तो यही 2 भुजाएं आपको समानुपात में लगा देनी। तो आपको लिखना है AB बटा DE, AB बटा DE बराबर, फिर लिखना आपको BC और बटा EF। तो ये वाला अनुपात देख लो कहाँ पर है, वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो AB बटा DE और BC बटा EF, तो इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जो आपका आंसर है वो गलत है, ठीक है, जो अनसोल्ड में आंसर दे रखा है वो गलत है, तो जो मैंने आपको बी वाला बताया यही प्रश्न का आंसर ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखिएगा आप। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न नंबर 15 में क्या करना है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के
त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है r बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 90 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है हमारा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो आपको यहाँ पे मान लगा देना है। पाई का मान 22/7 और r का मान है 7 गुणा 7 और गुणा थीटा का मान 90 और बटा 360। इस प्रकार हल करिए। 7 से 7 ये कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 90 1 90 और 90 चौकू 360, फिर 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 11। तो प्यारे बच्चों 11 सत्ते 70 और बटा 2। तो ये आंसर कहीं पर है नहीं है। तो एक काम करो, इसमें इसका भाग लगा दो, 2 का इसमें भाग लगाओ तो ये चला जाएगा हमारा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आपको मिल जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 15 के बाद 16 नंबर देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंख की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक अर्धगोला। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंख अध्यारोपित है। तो इसके ऊपर एक शंख रखना है इस प्रकार। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है प्यारे बच्चों, दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं। ठीक, अर्धगोले और शंख की त्रिज्या समान होगी, अर्धगोले और शंख की त्रिज्या समान होगी। तो आपको यहाँ पर लिखना r बराबर 4 सेंटीमीटर और जो शंख की तिरछी ऊंचाई है l बराबर 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। अब इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा होता है l बराबर 12 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या है जिसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या शामिल है, अर्धगोला, तो अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। फिर इसके बाद शंख का वर्ग पृष्ठ पाई r l। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ से मिल जाएगा, पाई r कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर बचेगा 2r और प्लस l। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए और पाई का मान आपको नहीं रखना है क्योंकि आंसर में पाई दिया हुआ है। पाई r का मान 7, 2 गुणा r का मान, सॉरी माफी चाहता हूँ, r का मान यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे आप 4 रख लीजिए। फिर r का मान 4 और l का मान 12। तो ये 4 पाई और ये हो जाएगा 8 और प्लस 12। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो 4 पाई और ये हो जाएगा 20, गुणा करा दो तो 20 चौक 80, 80 पाई, ठीक, और वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये वाला विकल्प आपका हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, यहाँ पे द्विघात बहुपद दे रखा के शून्यक होंगे। तो आपको लिखना x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12 बराबर 0। इसके गुणनखंड काटने हैं हमें। तो देखो 12 एक यहाँ पे 1 होता है, 12 एकन 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पे 7 हो जाए तो 4 तो ये 12। तो x स्क्वायर यहाँ पे x 4 प्लस 3 और प्लस का 12 बराबर 0। तो x स्क्वायर ये 4x प्लस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, यहाँ से प्लस का 3 और x प्लस 4 बराबर 0। फिर यहाँ पर x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से x के मान निकालेंगे तो यहाँ पे x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4 निकलेगा। फिर x प्लस 3 बराबर 0 और x बराबर -3 निकलेगा। तो इसके जो शून्यक निकलेंगे तो आपको लिख देना है शून्यक बराबर -4 -3। यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा और ये वाला विकल्प आपको मिल जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 18 देखिएगा आप।
प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर है हमारा 14 और x माइनस वाई बराबर है 2। यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। तो इससे ये काट दो तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा हमारा, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, y से y कट जाएगा तो 2x बराबर 16 हो जाएगा। 2 1 2, 2 8 16, तो x बराबर 8 हो जाएगा। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो। 1 में रखने पर तो x बराबर 8 है तो 8 यहाँ पे लगा दो। तो 8 प्लस y बराबर 14 और y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8 और y बराबर हो जाएगा 6। तो y का मान 6 और x का मान 8। देख लो कहाँ पर है, वहीं पे टिक लगा दो आप। y का मान 6 है और x का मान 8। y का मान 6, x का मान 8, तो b वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा आप लोग। तो 19 नंबर है हमारा, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करिए। तो +2 अंडर रूट 6x और प्लस का 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें ए बी सी के मान छाट लो। तो प्यारे बच्चों a बराबर k हो जाएगा और b बराबर 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। मूल समान है, प्रश्न कह रहा है मूल समान है। जब प्यारे बच्चों मूल समान होते हैं तो जो हमारा विभक्तकर होता है ना, b² माइनस 4ac बराबर आपको 0 लगा देना है। तो b का मान है 2 अंडर रूट 6 का होल वर्ग माइनस 4, a का मान k और c का मान 3 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, देखो इस अंडर के बाहर 2 है, इसका वर्ग हो जाएगा और इसका अंडर हट जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 तो 12 के और बराबर 0। अब इस 12 के को उधर भेज दो तो माइनस, या एक काम करो 24 को उधर भेजो तो 12 के माइनस का 12 के बराबर माइनस का 24। इस 24 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 12 1 12, 12 दूनी 24 और के बराबर 2 निकल के आ जाएगा। और बेटा यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप 20 नंबर। नंबर 20 है, एपी दे रखी है यहाँ पर, एपी -6 -4 -2 का 7वां पद है, का 7वां पद है। तो प्यार बच्चों ये मान हमारा ए का है, तो ए बराबर -6 और डी बराबर -2 फिर माइनस, ठीक -4, इसमें से घटा देंगे तो -2 और +4 और डी बराबर निकलेगा 2। तो हमें 7वां पद ज्ञात करना, तो 7वां पद a7 बराबर a + 6d, इस प्रकार। तो a का मान है हमारा -6 और +6 गुणा d का मान है 2, तो -6 और +12, तो 12 में से 6 घटा दो तो 6 निकल के आ गया और यही हो गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, अब यहाँ से चलेगा हमारा खंड बा, उसको देखेगा आप लोग। प्रश्न नंबर 21 का है हमारा, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। समझिएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है माना पहली संख्या बराबर x, फिर आपको लिखना है दूसरी संख्या बराबर y। अब इन दोनों का अंतर, तो x - y बराबर 26 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। फिर आगे प्रश्न कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसकी 3 गुनी है, तो आपको लिखना है x बराबर 3y। ये वाली संख्या 3 गुनी है किसकी, y की। तो यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ पे लिखना है x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर इस x की जगह पे हमें 3y लगा देना है। तो 3y - y बराबर 26 हो जाएगा, तो ये 2y बराबर 26 हो जाएगा। 2 1 2, तो ये 13 हो जाएगा और y बराबर 13। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। समीकरण 2 में रखने पर
जो y बराबर 13 निकला आपको यहाँ पे आराम से लगा देना है। तो x बराबर 3 गुणा 13, तो 13 3 39, तो x बराबर 39। तो नई लाइन से आप लोग ना संख्याएं बराबर, तो बच्चों x का मान 39 है और y का मान 13 है। यही आपका प्रश्न का आंसर आ गया। और प्यारे बच्चों, आपके अनसोल्ड में आंसर कुछ गलत दिए हुए हैं, ठीक है, तो परेशान ना हो, लेकिन हम जो प्रश्न करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 21 का खा, उसको देख लीजिए आप। यदि cot 2a बराबर tan a माइनस बाईस अंश है, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा इसको। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है cot 2a बराबर tan a माइनस बाईस अंश, ठीक है। तो आपको नई लाइन से लिखना है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। बेटा 2a कैसा, एक न्यून कोण है। जब ये न्यून कोण है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एक सूत्र आपने देखा होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो cot 2a है ना, तो इसकी जगह पे लिख देंगे tan 90 माइनस 2a। तो आपको यहाँ पे लिखना है tan 90 माइनस 2a और बराबर हो जाएगा tan a माइनस 22, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या होगा, ये tan से tan चला जाता है। जब ये tan से tan हमारा चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22। अब यहाँ पे पक्षांतर कर लो। पक्षांतर करने पे, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो इस 2a को उधर भेजो, इस 22 को उधर ले आओ, तो हो जाएगा 90 प्लस 22 बराबर, ये हो जाएगा हमारा a और प्लस 2a। तो प्यारे बच्चों 3a बन जाएगा ये, तो 3a बराबर हो जाएगा हमारा 2 और 9 2 11, ठीक है तो ना। अब इसमें 3 का भाग लगा दो, तो a बराबर हो जाएगा 112/3। अब 3 का इसमें भाग लगाएंगे, तो जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 3 त्रिका 9, तीन त्रिका 9, इसमें 2 बचेगा और 3 सत्ते 21, तो 37 सही 1/3 अंश निकल के आ जाएगा इसका आंसर। और जो आपके अनसोल्ड में दे रखा है बटा आंसर वो गलत है हमारा, ठीक, यही इसका सही होगा। प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, माना √2 एक परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो आपको लिखना √2 बराबर p/q और कोष्टक में लिखना है, जहां p तथा q धनात्मक पूर्णांक हैं और कामा लगा के Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता है। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे करना है 1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो हमें प्राप्त होगा √2Q और बराबर P। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखना हमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2Q का होल वर्ग बराबर p²। तो इसका अंडू हट जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2Q² बराबर p²। और प्यारे बच्चों, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर पहला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये 2 जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा Q² बटा
क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2 ये प्राप्त होगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है पी स्क्वायर, यानी इस पी स्क्वायर में 2 का भाग लग रहा है, तो आपको लिखना है पी स्क्वायर कामा 2 से विभाजित है, यानी जो पी स्क्वायर है 2 से विभाजित है। अब क्या करें, इस घात को उठा के लिखेंगे पी भी 2 से विभाजित है। अब इसको समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ पे लिखना है इस p की जगह पे 2k, तो आपको लिखना है p बराबर 2k समीकरण 1 में रखने पर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इस p की जगह पे 2k लगाना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2q स्क्वायर बराबर 2k का होल वर्ग। इस p की जगह पे हमें 2k लगाना है, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2k स्क्वायर बचेगा, तो ये इस 2 का लग जाएगा भाग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 2। तो अब आपको जैसे हमने यहाँ पे लिखा था उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखना, q स्क्वायर 2 से विभाजित है, q स्क्वायर कामा 2 से विभाजित है। अब आपको ये घात हटा के लिखनी है q भी 2 से विभाजित है, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इसकी हिंदी लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए √2 एक परमेय संख्या है। अब आपको नई लाइन से लिखना है, यह है विरोधाभास हमारी कल्पना के, यह है विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण कि √2 एक परमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरमेय संख्या। तो आपको इस प्रकार ही पूरा प्रश्न हल कर देना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, इसका वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, आपको इस प्रश्न में ये हिंदी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 3-4 लाइन है, इनको याद कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 21 का गा है निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और ये हमें बारंबारता दे रखी है। चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता, तो अगला कॉलम आपको बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता किस प्रकार बनाएंगे, तो पहले 7 लिख लो, 7 में 8 को जोड़ो 15, और 15 में 5 को जोड़ो 20, और 20 में इस 20 को जोड़ो 40, 40 में इस 13 को जोड़ो 53, और 53 में इस 7 को जोड़ो 60। और प्यारे बच्चों, ये जो मान होता है हमारा, ये वाला मान होता है n का। तो आपको नई लाइन से लिखना है n बटा 2, n का मान 60 है, तो 60 बटा 2, तो 2 एकम 2, तो 30,
तो जो n/2 का मान निकलेगा बेटा 30 निकलेगा। अब आपको इसमें क्या देखना है, जो ये 30 है ना, संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से घटा सकते हैं। जो n/2 का मान 30 निकला है, संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से घटा सकते हैं। तो बेटा 7 से 30 नहीं जाएगा, 15 में से 30 नहीं जाएगा, और 20 में से 30 नहीं जाएगा, 40 में से 30 चला जाएगा। ठीक, ये 30 है, हम 40 से घटा सकते हैं। तो इसके सामने लिखना आपको f, फिर यहाँ लिखना आपको l बराबर 30 हो जाएगा और f बराबर 20 हो जाएगा, और इससे ऊपर ये हो जाएगा हमारा CF। और इसके बाद यहाँ पे जो वर्ग अंतराल में अंतर है वो 10-10 का है, तो चाहो तो आप यहाँ पे h बराबर 10 लिख लो। अब आपको यहाँ पे लिखना है सूत्र, माध्यक या माध्यिका बोल दो आप, ठीक है। तो माध्यिका बराबर हमारा सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F इंटू H। ये हमारा माध्यक का सूत्र होता है। जो मैंने अभी आपको ऊपर मान बताए वो सब इसमें लगा दीजिए। L का मान 30 है, प्लस n/2 का मान 30 निकाल चुके यहाँ पे 30, और माइनस CF का मान 20 है, और F का मान 20 है, और H का मान 10 है। तो 0 से 0 आप ये काट दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और प्लस ये बचेगा हमारा 10, और 10/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो जो आपका आंसर निकलेगा 30 + 5, तो इसका बेटा आंसर 35 निकल के आ जाएगा। ठीक है। और आपके अनसोल्ड में आंसर गलत बहुत है। देखो इसका आंसर हाँ दिया तो है, लेकिन देखो इसमें क्या कह रहा है, D बराबर ठीक 35 दे रहा है। ठीक, यही आपका आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 21 के बाद है प्रश्न नंबर हमारा, इसका 5वां नंबर है। ठीक है, 21 का। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चलिए समझिएगा। देखो प्रश्न नंबर जरूर ध्यान से लिखना, ठीक है, नहीं तो प्रश्न लिखने में गलती कर दो आप। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² 9x + 5 बराबर 0। तो इसके हमें गुणनखंड काटने हैं। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20, 20 के ऐसे गुणनखंड काटो, इस 20 के ऐसे गुणनखंड काटो जोड़ने पर 9 हो जाए। तो 5 चौक 20, और हमेशा ध्यान रखिए बड़ी संख्या आगे लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 4x² प्लस का x यहाँ पर लिखना है, और 5 + 4, 5 + 4 और प्लस का 5 बराबर 0। देखो यहाँ पे 9 है ना, इस 9 की जगह पे 5 + 4 लिखना है आपको। इतना इस x का अंदर गुणा करो, 4x² प्लस का 5x प्लस का 4x और प्लस का 5 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे तो 4x + 5, और इन दोनों में कॉमन 1 मिलेगा, और 4x + 5 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x + 5 फिर x + 1 बराबर 0। इस प्रकार अब यहाँ से x के मान निकालो। तो 4x + 5 बराबर 0, तो 4x बराबर -5, तो x बराबर -5/4। ऐसे लकीर करनी, इसको देखना है। x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो नई लाइन से लिख दीजिए, मूल बराबर -5/4 और कामा -1। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 21 का अच्छा है। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना व्यास। तो प्यारे बच्चों व्यास बराबर दे रखा 1 सेंटीमीटर। आपको पता ही व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 1, तो r बराबर 1/2 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, लंबाई को ऊंचाई बोलेंगे, तो h बराबर हमारी 8 सेंटीमीटर। अब आपको लिखना बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन πr²h। तो पाई r का मान है हमारा 1/2 गुणा h का मान 8 है। तो ये पाई गुणा 1/4 गुणा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 2 पाई इसका आंसर आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप।
तो प्रश्न नंबर 21 का है, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योगफल n है तथा n पदों का योगफल m है तो m प्लस n पदों का योगफल कितना होगा। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है, माना एपी का प्रथम पद ए, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है n पदों का योगफल, तो एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र है। यहाँ पे n लिखा है तो n पदों का योगफल, अगर यहाँ पे हम t लिख रहे हैं तो t पदों का योगफल। जो अक्षर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर n है तो आपको यहाँ पे n लगाना, यहाँ पर भी n लगाना है। अगर यहाँ t लिख रहे हैं तो यहाँ पर t और यहाँ पर t लगाना है। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न कह रहा है m पदों का योगफल n है, m पदों का योगफल n है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे m रखना है और यहाँ पर m रखना है। तो m बटा 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और बराबर n। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, इस 2 का गुणा इधर होगा और m का n के साथ होगा, तो 2am प्लस m और m माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 2n, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला। फिर आगे प्रश्न कह रहा है n पदों का योगफल m है, n पदों का योगफल m है, तो इसकी जगह पे ये सूत्र लगा दो आपका। ठीक है, ये वाला लिखा हुआ एस एन बराबर, तो n बटा 2 कोष्ठक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर m। अब ये वाला 2 है ना, गुणा में हो जाएगा और n का गुणा हो जाएगा, 2an प्लस n और n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 2m। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमें समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना, तो इन दोनों को पास पास लिख लो। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2am प्लस m और m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब आपको यहाँ पे बदलना है चिन्ह, इस प्रकार माइनस माइनस और ये माइनस। तो प्यारे बच्चों इन दोनों से हमें a कॉमन मिलेगा, 2a कॉमन मिलेगा। तो जब यहाँ से 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा n माइनस m। अब इन दोनों से d कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम d कॉमन लेंगे तो पहले ये वाला पद लिखो ऊपर वाला n और n माइनस 1, फिर ये माइनस का चिन्ह है m और m माइनस 1, इस प्रकार। अब इन दोनों में से 2 कॉमन मिलेगा, जब 2 कॉमन मिलेगा तो m माइनस n आपको ऐसे करके लिख लेना है। तो यहाँ पर 2a n माइनस m प्लस डी। अब प्यारे बच्चों क्या करना, इसका गुणा करिए तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n, इसका गुणा करो तो माइनस का m स्क्वायर और प्लस का m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m हो जाएगा आपका, कोष्टक बंद, बराबर 2m माइनस n। अब आपको यहां से क्या करना है, 2a क्या कर दिया हमने यार, कोष्टक नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पर 2an माइनस m और प्लस d। अब प्यार बच्चों इन दोनों को पास पास लिख लो। ठीक है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और माइनस m, नहीं माइनस n, अरे यार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार और देख लो, देखो इन दोनों को हमें पास पास लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला आपको यहाँ पे लिखना। ठीक, वाइट में हमारा सूख जाएगा तो हम लिख देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे n लिखना है और प्लस का ये m बराबर। अब प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे हम तो माइनस का 2 और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा हमारा, इस प्रकार। थोड़ा और आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको n लिखना है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, तो यहाँ पर 2a और कोष्ठक के अंदर n माइनस m प्लस d। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखना है, n प्लस m
और अगले कोष्टक में लिखना है आपको n माइनस m, एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया n लिख लो, ठीक, यहाँ पर आपको लिख लेना n। अब यहाँ पे माइनस का एक कॉमन लेंगे, जब यहाँ से माइनस का एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पर n माइनस m हो जाएगा इस प्रकार, और बराबर माइनस का 2 और n माइनस m। ठीक है, थोड़ा बड़ा प्रश्न, इसको ध्यान समझिएगा आप। ठीक, यहाँ पे आपको n लिख लेना है। अब इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, 2a n माइनस m और प्लस। अब प्यारे बच्चों इस वाले कोष्टक से हमें कॉमन मिल जाएगा, देखो n माइनस m और n माइनस m कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे d और कोष्टक के अंदर लिख लेना आपको n माइनस m इस प्रकार। तो यहाँ पर बचेगा m प्लस n और माइनस 1 इतना बच जाएगा, और बराबर माइनस का 2, अरे यार n लिखना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना है n, ठीक है, n माइनस m, और ये हमारा कोष्टक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे में से देखो n माइनस m कॉमन ले लो, तो यहाँ पे जब हम n माइनस m कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर बचेगा d m प्लस n माइनस 1 और बराबर माइनस का 2 n माइनस m इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा। अब जो हमारा बचेगा यहाँ पर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी पीछे लगा दो, बराबर माइनस 2। तो इतना हमें मिला हुआ है ये। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करें जरा ध्यान समझिएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो रोक के। ठीक है, काफी बड़ा प्रश्न है यार ये। अब नई लाइन से लिखना है m प्लस n पदों का योगफल। तो आपको यहाँ पे लिखना है s m प्लस n, ठीक है, बराबर, तो n की जगह पे हमें m प्लस n लगाना है, तो यहाँ पे n बटा 2 होता है, तो आपको लिखना m प्लस n बटा 2। फिर यहाँ पे लिखना 2a और प्लस, फिर कोष्टक के अंदर क्या होता है, n होता है ना, कोष्टक के अंदर n होता, तो यहाँ पे n की जगह लिखना m प्लस n, फिर माइनस 1 और इंटू डी। ठीक, अब समझिए मेरी बात को ध्यान से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, और देखो इतने पूरे का मान निकाल चुके हैं पीछे, अभी इससे पहले अभी आपने निकाला था 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान प्यारे बच्चों मैंने माइनस 2 निकाला था। कितना निकाला था, माइनस 2 रखने पर। तो इतने जो बड़ा कोष्टक है ना, इसके अंदर माइनस 2 आपको लगा देना है। तो नई लाइन से लिखना है आपको m प्लस n बटा 2 और इतने पूरी की जगह पे माइनस 2 आपको लगा देना, और इससे ही हमारा कट जाएगा। कटने के बाद जो बचेगा माइनस m प्लस n, और बेटा यही प्रश्न का आंसर आ गया आपके। ठीक है, और इसमें हाँ बिल्कुल यही दे रहा है आंसर, बस h बना दिया है, लेकिन वहाँ पे n ही है हमारा। ठीक है, चलिए समझिएगा अगला प्रश्न। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए आप, हम आपको दूसरा वीडियो बना देंगे इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है 22 का खा। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए समझिएगा इसको। जो सबसे पहले आपको वृत्त बनाना है, और जहां पर हम प्रकाल की नोक रखते हैं वो वृत्त का हमारा केंद्र होता है। ठीक, इसे हम O से लिखेंगे। अब वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लो एक, तो मैंने वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो इसको यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस प्रकार। ठीक, एक हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा ये हो गई है, और दूसरी वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है आपको ये। तो यहाँ पे लिख दो आप, ये हमारा स्पर्श बिंदु है और ये हमारा स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पे लिख दो A और यहाँ पे लिख दो B। अब हमें क्या करना है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाना है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाना है।
इसी प्रकार यहाँ पर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को ऐसे करके आपको मिला देना है। तो प्यारे बच्चों, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते तो ये वाला कोण 90 अंश का होता है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये वाला कोण होगा 90 अंश। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हमें ये सिद्ध करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है दिया है क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ए तथा पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। फिर आपको नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। तो यहाँ पे लिख लो कोण ओ और प्लस कोण पी बराबर 180 अंश। अब आपको नई लाइन से लिखना है उपपत्ति। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें ये पता होना चाहिए, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये हमारा 90 अंश कोण होता है। पीछे बता चुके आपको, तो यही लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, ओ ए लंब ए पी तथा ओ बी लंब बी पी है। तो ये क्या हमारे लंब है, और जब ये लंब है तो ये कोण 90 अंश के होंगे। तो इस कोण का भी मान 90 अंश और इस कोण का भी मान 90 अंश है। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी और बराबर 90 अंश। ठीक, दोनों 90 अंश के हो जाएंगे। फिर आपको लिखना है चतुर्भुज ए ओ बी पी में और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण ए और प्लस कोण ओ और प्लस कोण बी और प्लस कोण बी बराबर 360। ए का मान 90 है, ओ का मान हमें ज्ञात नहीं, बी का मान 90 है और कोण पी का मान ज्ञात नहीं, बराबर 360। ये 90 180 अंश हो जाएगा। तो कोण ओ प्लस कोण पी प्लस 180 बराबर 360। तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर हो जाएगा 360। इसको उधर भेजो तो माइनस का 180। तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर हो जाएगा हमारा 180। तो प्यारे बच्चों, इसमें यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। इसका गा गमला देखिए आप। प्रश्न लिखा हुआ है हमारा, बिंदु -4, 6 और बिंदुओं ए -6, 10 बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है तो इन दोनों को किनारे पे रखेंगे और इसको बीच में रखना है। चलिए समझ। प्रश्न नंबर 22 का गा है। तो सबसे पहले बनाना एक रेखाखंड आपको। तो यहाँ पे लिख लो ए और यहाँ पे लिख लो बी। जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द होता है ना तो उनको किनारे पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ए बिंदु है -6, 10 और जो बी बिंदु है 3, -8। और प्यारे बच्चों, जो पहला बिंदु है उसको मान लो पी, इसको लिखना है बीच में आपको -4, 6। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाली दूरी मान लो m और ये वाली दूरी मानो 1। तो यहाँ पे लिखना है बिंदु ए -6, 10 तथा बी 3, -8। अब आपको नहीं लाइन से लिखना अनुपात। तो अनुपात हमने m/1 माना। ठीक है, m/1। तो बिंदु P के निर्देशांक, तो नई लाइन से लिखना है आपको बिंदु P के निर्देशांक। तो हमारा सूत्र होता है m2 x1 m1 x2।
बटा m1 प्लस m2 पर कामा m2 बाई 1 m1 बाई 2 बटा m1 प्लस m2 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान है हमारा m1 का और ये वाला मान है m2 का। ये x1 बाई 1 x2 बाई 2 ये वाले मान आपको यहाँ पे लगा देने हैं। तो m2 की जगह पे आपको 1 लगाना है और x1 की जगह पे -6 लगाना है प्लस m1 की जगह पे m लगाना है और x2 की जगह पे 3 लगाना है बटा m1 प्लस m2 तो m प्लस 1, फिर m2 की जगह पे 1 लगाना है और बाई 1 की जगह पे आपको 10 लगाना है प्लस m1 की जगह पे m लगाना है और बाई 2 की जगह पे -8 लगाना है और बटा m1 यानी m प्लस 1, ठीक, m प्लस 1। अब इसको थोड़ा हल करिएगा तो हो जाएगा -6 और प्लस का 3m बटा m प्लस 1 कामा ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस का 8m और बटा m प्लस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो निर्देशांक निकाले किसके p के, तो p का मान कितना है -4,6, तो इसकी जगह -4,6 आपको रख देना है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या करें, या तो भुज ले लो या फिर आप कोट ले लो। तो यहाँ पे भुज बराबर भुज कर दो आप, ये इसकी भुज है, ठीक है, ये भुज और ये भुज, तो भुज बराबर भुज करो या कोट बराबर कोट कर दो, आंसर दोनों से निकल के आ जाएगा। तो आपको लिखना -4 बराबर -6 और प्लस का 3m बटा m प्लस 1। तो अब यहाँ पे गुणा करिएगा, इसके नीचे 1 कर लो, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो -6 प्लस 3m और बराबर -4 का इसमें करें तो -4m और -4 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लो, 3m प्लस का 4m बराबर -4 और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7m बराबर ये हो जाएगा हमारा 2, तो 7 का भाग लग जाएगा तो m बराबर निकलेगा 2/7। तो प्यारे बच्चों नई लाइन से आपको लिख देना अनुपात बराबर 2:7। तो ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने भुज बराबर भुज की थी, चाहो तो आप कोट बराबर कोट कर दो तब भी आंसर आपका यही निकलेगा। अब आ जाइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, घा घड़ी। तो प्रश्न नंबर 22 का घा है, तो निम्नलिखित बारंबारता से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें एक टेबल दे रखी है और इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों बहुलक ज्ञात करने के लिए तो आपको इसमें ये देखना बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 12, तो ये हो जाएगा हमारा f1, फिर इससे ऊपर हो जाएगा f0, फिर यहाँ पे हो जाएगा f2 और इसके सामने ही हो जाएगा l बराबर 60, ठीक है। तो अब आपको लिखना बहुलक का सूत्र, तो आपको लिखना बहुलक बराबर l प्लस कोष्टक बड़ा कोष्टक है हमारा f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h, ठीक, f2 है हमारा ये। तो जो हमने मान निकाले वो सब मान इसमें आप लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों l का मान कितना है 60 है प्लस f1 का मान 12 और f0 का मान 10 बटा 2 गुणा f1 का मान 12 माइनस f0 का मान 10 और f2 का मान 6 और h कहाँ से आएगा। तो देखिए वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, यहाँ पे देखो 20-20 का अंतर है, तो यहाँ पे लिख दो 20। तो ये 60 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और बटा 12 दूनी 24 और माइनस 16 हो जाएगा ये, और ये 20। 60 प्लस, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और यहाँ पर बचेगा 8, तो 8 1 8 और 8 पन्ना 40, तो 60 प्लस 5, तो बेटा इसका आंसर निकल के आ जाएगा 65 और यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए जल्दी से देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, और इसमें जो आपका आंसर दे रखा वो गलत है, ठीक है, आंसर आपका यही होगा 65।
अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर है इसका 5वां, उसको देख लीजिए आप। यहाँ पे दे रखा द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बना लेना द्विघात समीकरण, लिख लेना है 3x² माइनस का 2 √6x और प्लस का 2 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें मूल ज्ञात करने हैं। चाहो तो आप यहाँ पे सीधी धराचार लगा दो, चाहे डायरेक्ट इसके गुणनखंड काट लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके गुणनखंड काटेंगे हम, या चलो सीधी धराचार कर लो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर माइनस का 2 √6 और c बराबर 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले d निकालना है, तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब b का मान -2 √2 का होल वर्ग -4 गुणा a का मान 3 और c का मान 2। इसको हल करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थोड़ी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 होगा इसके अंदर, b का मान ये है ना, तो 2 दूनी 4 और 4 छंग 24 बन जाएगा ये, और 2 4 12 12 दूनी 24, इससे ये कट जाएगा। तो d बराबर निकलेगा हमारा 0। ठीक है, और जब d बराबर 0 है तो यहाँ पे लिखना है आपको मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक है, जब d का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा समान है। तो आपको लिख देना मूल बराबर -b/2a कामा -b/2a। तो यहाँ पे आप मान लगा दीजिए। तो माइनस b का मान कितना है, -2 √6, फिर 2 गुणा a का मान 3 है, इस प्रकार, और कामा ला के ठीक यही यहाँ पर भी मान रखना है आपको। तो एक को ही हल करो, माइनस माइनस प्लस, इससे ये कट जाएगा हमारा। और फिर इस 3 को क्या लिखेंगे, अच्छा पर इसको समझ लो, इसको क्या लिखेंगे, इस √6 को लिखेंगे हम √3 गुणा √2, ये लिख सकते हैं, और बटा इस 3 को लिखेंगे √3 गुणा √3, इससे ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा सा लगाना √2/3 और कामा √2/3, और यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्योंकि दूसरा ये मूल है ना, इसको जब हल करेंगे तो इसका भी यही निकल के आएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर इसका अगला देखिएगा। और आपका जो यहाँ पे आंसर दे रखा है प्लस माइनस वो गलत है, इसमें सब गलत आंसर बेटा, एक भी आंसर ठीक नहीं है। होगा तो 1 2 निकल के आ गया होगा, नहीं तो फिलहाल सब गलत है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। 4 चम्मच, इसमें लासा और मासा ज्ञात करना है आपको। प्रश्न नंबर है 22 का 4। तो यहाँ पे 2 संख्याएं दे रखी हैं 867 कामा 255। तो सबसे पहले इनका निकालना है लासा। तो प्यारे बच्चों इनका मासा पहले निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, तो नंबर चौथे यानी कि इसका दूसरा पहले हल करेंगे। तो इनका पहले मासा निकालिए। तो मासा निकालने के लिए छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं हम, इस प्रकार। तो ये लगभग ये हमारा चला जाएगा 25 3 75, 3 बार चला जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हासिल 1, 25 3 75 76, इतनी बार जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, दोबारा भाग चालू करेंगे हम तो हो जाएगा 255। तो ये जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 204। तो यहाँ पर बचेगा 51। ठीक, दोबारा से भाग चालू करेंगे 102, तो 51 दूनी 102, तो बेटा ये कट गया। तो इसका जो मासा निकला है, मासा बराबर 51 निकल के आ गया। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। ये तो दूसरा हो गया, पहले में इसका लासा निकालना। तो एक सूत्र होता है हमारा मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मासा में 51 निकाल चुके हैं और लासा बेटा हमें ज्ञात नहीं है, तो लासा को ऐसे लिख लो, पहली संख्या 867 और दूसरी संख्या हमारी 255। अब क्या करेंगे, 51 पंजे 255 होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है लासा बराबर 7 पन्ना 35 हासिल 3, और ये 6 पंजा 30 और 3 33 हासिल 3, 8 पन्ना 40 3 43। ये इसका लासा निकल के आ गया। कहीं पर है देखो, हाँ देखो, ये इसने सही दे दिया। पहले का आंसर ये है और दूसरे वाला उसने गलत दे दिया, दूसरा उसने गलत दे दिया, वहाँ पर 51 होगा। ठीक, चलिए समझिएगा अगला प्रश्न। तो
प्रश्न नंबर 23 में हमें DC का मान ज्ञात करना, तो इसका मान ज्ञात करना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे ये प्रश्न 6 नंबर में दिया है, लेकिन 6 नंबर में कभी नहीं आया प्रश्न और ना कभी आएगा, क्योंकि सवाल ही बहुत छोटा है ये। ठीक है, चलिए समझिएगा इसको कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लें हम, यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, यहाँ पे लिख लो आप O। इस प्रकार ये वाली भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर, तो इस भुजा की माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें लिख लो दिया है, इसमें दिया हुआ है AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर 1/2। फिर आपको नई लाइन से BC बराबर लिखना 5 सेंटीमीटर। फिर लिखना है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है DC बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, एक ये वाला त्रिभुज लेना है और एक ये त्रिभुज लेना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है हमें। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे त्रिभुज AOB, क्या लिखना है AOB तथा त्रिभुज BOC नहीं DOC में AOB और DOC में। अब यहाँ पे लिखना AO बटा OC बराबर BO बटा OD, ये प्रश्न में दिया है। फिर ये वाला कोण हमारा हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको लिखना है यहाँ पर कोण AOB बराबर कोण DOC, आगे लिख देना है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप, ठीक समरूप लिखेंगे, त्रिभुज AOB समरूप का स्थान बनाना आपको, समरूप त्रिभुज DOC किसके आधार पे, SAS के आधार पे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो देखो इतने के बटा इतना, इतने के बटा इतना और फिर इसके बटा इसका आपको लिख देना है। तो नई लाइन से आपको लिखना है AO बटा OC बराबर BO बटा OD और बराबर AB बटा DC। ये तो दो भुजाएं समानुपात में, तो आपको तीसरी भुजा समानुपात में लिख लेनी है AB बटा DC, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करो, इनमें से कोई दो भुजाएं बराबर कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो BO बटा OD और बराबर AB बटा DC, इस प्रकार। इसकी जगह पे लगा देना है 1/2 और AB का मान 5 है बटा 2, सॉरी DC, AB की जगह 5 लगा देना और DC को ऐसे छोड़ दो, कैंची गुणा करो इसका इसमें इसका इसमें, तो DC बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 23 का अथवा। प्रश्न नंबर 23 का अथवा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर वहा बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती हैं। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको वृत्त बनाना है, तो जहाँ पे प्रकाल की नोक रखते हैं उसको मानेंगे केंद्र O। ठीक है, अब इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लो जिसका नाम लिख लो P। तो इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपको खींचनी है। ठीक है, तो बेटा एक हमारी स्पर्श रेखा ये हो गई। इसी प्रकार आपको इधर से भी खींच देना है इस प्रकार। अब यहाँ पे आपको लिखना है A और यहाँ पे लिखना है B। तो आपको यहाँ पे लिखना है दिया है क्या लिखना है, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। फिर नई लाइन से लिखना सिद्ध करना है सिद्ध, इसमें क्या करना, जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो नई लाइन से रचना में लिखेंगे हम। अब
रचना में क्या लिखना है, वृत्त के केंद्र से इसको मिलाएंगे, ऐसे पटरी से आपको मिलाना, ठीक, हमारी तरह नहीं कर देना है। इसका बोर्ड की परीक्षा में पटरी से मिलाना है, इसको मिलाएंगे फिर इसको इस प्रकार मिलाएंगे। तो आपको रचना में लिखना है ओ ए कामा ओ बी तथा ओ पी को मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो उपपत्ति। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान समझिएगा, जब हम वृत्त के केंद्र से देखो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते तो ये वाला कोण 90 अंश का होता है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते तो ये वाला कोण 90 अंश होगा हमारा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है ओ ए लंब ए पी, ओ ए लंब ए पी तथा ओ बी लंब बी पी। तो प्यारे बच्चों ये दोनों कोण हमारे हो जाएंगे 90 अंश के, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर दोनों 90 अंश के हमारे हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें इन दोनों त्रिभुजों को लेना, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में जब हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर है क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो आपको लिखना ओ ए बराबर, आपको लिखना ओ ए बराबर ओ बी। क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार। फिर ये वाली रेखा हमारी हो जाएगी उभयनिष्ठ। तो लिखना है ओ पी बराबर ओ पी बराबर ओ पी, ओ पी बराबर ओ पी, आगे लिख देना है उभय निष्ठ। फिर इसके बाद कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांशम त्रिभुज ओ बी पी किसके आधार पे हो जाएगा हमारा, ये देखो एक कोण दो भुजाएं हैं, ऐस ए ऐस के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना तब पी ए बराबर पी बी, आगे लिख देना सी बी सी टी। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, उसको देखेगा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। प्यारे बच्चों वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है भाई, बस हमें आपका एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब भी चाहिए, ठीक है। अगर आप इतना कर सकते हो तो हम आपके लिए पर डे वीडियो लाते रहेंगे, पूरा अनसोल्ड खत्म करा देंगे हम आपका ये। चलिए समझिएगा अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 24 है, तो इसमें आपको लिखना है सबसे पहले LHS cos के माइनस sin ए, और अगले कोष्टक में आपको लिखना है sec के माइनस cos ए, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों जो हमारा कौशिक है ना, तो इस कौशिक को लिखेंगे हम 1 sin ए और माइनस sin ए। फिर यहाँ पर कॉस को लिखेंगे 1 इस सेक को लिखेंगे 1 cos ए और माइनस cos ए। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो आपको क्या करना है, इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। इसी प्रकार इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हमारा हो गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हो गया कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर हो गया, घात 2 है बटा कॉस ए। तो प्यारे बच्चों इससे एक ये कट जाएगा और इससे ये साइन कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बचेगा साइन ए इंटू, पहले कॉस लिख लेते हैं यहाँ पर, चलो कॉस ए इंटू साइन ए, इतना बचा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसके नीचे करेंगे 1, तो इसके नीचे 1 कर सकते हैं ना हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा इसका बेसिक देख लो। जैसे प्यारे बच्चों ये 5 लिखा हुआ है हमारा, ठीक 5,
तो ये 5/1 होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/1/5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी इस अंश को लाना इसके नीचे, थोड़ा और समझिएगा। जैसे कि 3 है तो इस 3 को लिखेंगे हम, इसके नीचे 1 होता है, इस 3 को लिखेंगे 1/1/3, क्योंकि दोबारा फिर ऊपर पहुंच जाएगा तो यही चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार इसको नीचे लाना है, तो इसको लिखेंगे 1 तो इसको लिखेंगे 1 cos A और ये sin A, ठीक। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये वाला जो 1 है ना, इस 1 को लिखेंगे, पहले तो लिख लो 1 इस 1 को लिखना है हमें sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A और बटा cos A sin A। अब 1 अब इसको अलग अलग करना, तो sin स्क्वायर है तो आपको लिखना है sin स्क्वायर A बटा cos A और sin A, फिर प्लस अब लिखना है cos स्क्वायर A बटा cos A और ये sin A। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस sin से ये sin चला जाएगा, इस cos से एक cos चला जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 1/sin बटा cos tan हो जाएगा tan A, फिर cos बटा sin ये हो जाएगा cot A, ठीक। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो आपको लिखना LHS बराबर RHS। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 का अथवा देखिएगा आप। हमारा अगला प्रश्न है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बनाना क्षैतिज तल, ठीक। यहाँ पर तो प्यारे बच्चों ये हमारा है एक टावर और ये हमारा है एक मकान छोटा सा, तो ये हमारा एक मकान है। तो प्रश्न कह रहा है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, ये जो मकान है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो टावर के शिखर को मिला दो इस प्रकार और इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, तो ये वाला कोण 30 अंश है। फिर आगे प्रश्न कह रहा उसी मकान के तल से, इस मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, फिर दोबारा से इसको ऐसे मिला दो यहाँ तक ऐसे, तो ये वाला कोण है हमारा 60 अंश। तो चित्र बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे कर लो A, यहाँ कर लो B, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ पर E। तो ये हमारा एक मकान है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर। तो प्यारे बच्चों जब ये 15 है तो ये भी 15 होगा और इसको H कर लो और ये वाली दूरी X और ये वाली दूरी X। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इस टावर ऊंचाई यानी टावर की ऊंचाई BD ज्ञात करनी है। फिर इस टावर से मकान की दूरी X का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर माना AE एक मकान तथा BD एक टावर है, ठीक है। माना AE एक मकान तथा BD एक टावर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये वाला ले लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज ECD में tan 30 लंब बटा आधा, तो H बटा X। तो tan 30 का मान √3, तो H बटा X। तो प्यारे बच्चों यहाँ से X का मान निकलेगा इसका इसमें, तो X बराबर √3H और इसको कर लो समीकरण नंबर 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो tan 60 तो H प्लस 15 और बटा X। tan 60 का मान √3, तो H प्लस 15 और प्यारे बच्चों X का मान निकाल चुके हैं हम √3H। तो इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा 3H बराबर H प्लस 15। इसको उधर ले आइए, जब इसको उधर लाएंगे तो 3H बराबर हो जाएगा हमारा 3H माइनस का H बराबर 15। ये हो जाएगा 2H बराबर 15। फिर 2 का भाग लगा देंगे तो H बराबर निकलेगा हमारा 15/2।
तो एच बराबर हो जाएगा 7.5 मीटर, इतना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले निकालना है टावर की ऊंचाई। तो आपको लिखना है टावर की ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों टावर हमारा कौन सा टावर, यही तो है बी डी। यहाँ पे देखो बी और डी, तो आपने टावर की ऊंचाई कोष्टक में बी डी बराबर एच प्लस 15। तो एच का मान निकाल चुके हैं हम 7.5 और प्लस का 15, तो 15 7 22, तो 22.5। ठीक है, 22 दशमलव, ये 15 है नहीं तो 1.5 समझ लो। ठीक है, ये 15 है हमारा। ठीक, 15 7 22, 22.5 मीटर, ये तो निकली हमारी टावर की ऊंचाई। अब इसके बाद मकान यानी टावर से मकान की दूरी। तो प्यारे बच्चों टावर से मकान की दूरी कितनी, x है। कितनी, x है। तो जो हमारा h का मान है ना ये वाला, तो थोड़ा पहले इतना नोट कर लीजिए, आप वीडियो को रोक के इतना नोट करिए। फिर इसी के नीचे आपको लिखना है, हमारे पास पेज भर गया है ये, इसी के नीचे आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो h बराबर 7.5 समी मीटर। ठीक है, यहाँ पे मीटर लिख लो। एच बराबर 7.5 मीटर समीकरण 1 में रखने पर, तो एच की जगह पे ये वाला मान लगा देना है आपको। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एक्स बराबर √3 और गुणा 3 वो 7.5, तो 7.5 √3 मीटर। ठीक, अब चाहो तो आप इसमें √3 का भी मान लगा सकते हो। ठीक है, तो आप इतना ही छोड़ दीजिए इसमें आप। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगर इसमें ये √3 का मान रखने के लिए देता तो रख देते, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। ठीक, और चाहो तो आप √3 का मान यहाँ पे रख देना, फिर √3 का मान रखने के बाद इसमें गुणा कर देना। ठीक, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 25 की तरफ, उसको देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 25 है हमारा, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, जिसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर का भार 1.5 ग्राम है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना आपको एक बेलन। ठीक है, और इस बेलन के दोनों सिरे, इस बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ। ठीक है, आधा गोला इधर से लगा हुआ है और आधा इधर से भी लगा हुआ है, इस प्रकार। तो इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे जो व्यास दे रखा ना, व्यास, तो व्यास बराबर है हमारा 7 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 7, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर हमारी हो जाएगी। अब इसके बाद इसकी जो टोटल ऊंचाई है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई है वो हमारी है 19 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 19 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताओ 7.2 यानी 7/2 कितना होता है? और ये 7/2 होता है 3.5। तो ये वाली दूरी 3.5 है और ये दूरी यानी ये 3.5 है और ये हमारी 3.5 है। और भाई 7/2 को हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में 3.5। तो r बराबर 3.52 का भाग लगाएंगे तो इतना निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 है, तो 3.5 और 3.5 जुड़ के हो गया 7। तो इस 19 में से 7 घटा देना तो बेलन की ऊंचाई हमें ये वाली मिल जाएगी। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन की ऊंचाई, तो ये वाली ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो आपको लिखना नई लाइन से बेलन की ऊंचाई h बराबर कैसे निकालेंगे? 19 में से 7 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे लिखना ठोस का आयतन। ठोस का
आयतन। अब आपको इसमें देखना इस ठोस में क्या क्या शामिल है। आधा गोला पूरा गोला, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से कॉमन ले लो। जब यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ पे 4/3 आर और प्लस यहाँ पर बचेगा एच। मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो पाई का मान 22/7 और इस आर का मान है 7/2 गुणा 7/2, फिर यहाँ पे 4/3 और गुणा 7/2 और प्लस एच का मान है 12। ये इससे मारा जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 11। तो 11 सत्ते 77 और बटा 2, 11 सत्ते 77/2। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 14/3 और प्लस 12। अब यहाँ पर इसके नीचे एक कर लो 77/2। तो प्यारे बच्चों आपका ये हो जाएगा 12 × 36। और भैया इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 12 × 36, 36 में जोड़ेंगे 14। जब 36 में 14 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, तो 50/3 और इससे ये काट दो तो हो जाएगा 25। इसका गुणा करा दीजिए अब आप। तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, हाँ से 17, फिर 25 सत्ते 175, इसमें जोड़िए 7 × 5 = 12, 17 18 1 19, कितना और बटा 3 घन सेंटीमीटर। अब लास्ट में दे रखा है, प्रश्न कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे लिखना है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 4.5 ग्राम। इसका वजन इतना है। तो कुल भार बराबर आपको नई लाइन से लिखना है, कुल भार बराबर, इसमें गुणा करा देना है 1925/3 और गुणा 4.5। तो 3 एकम 3 और ये 15 बार चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 के इसमें गुणा करा दीजिए। जब इसमें 15 का हम गुणा कराएंगे तो देखो 15 पना 75 की 5, हासिल लगी 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, हासिल 3, 15 निम्मा 135, 135 और 3 38, हासिल 3 और 15 1 15, 15 3 18। तो प्यारे बच्चों दशमलव से पीछे एक अंक है ये, तो यहाँ पे लगा देना दशमलव, आपका हो जाएगा ग्राम। ठीक, तो इस प्रकार ये आंसर निकल के आ गया आपका। अब आ जाइए 25 का अथवा। एक बार फिर प्यारे बच्चों आपसे कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपके लिए वीडियो इसी प्रकार लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा अगला प्रश्न आप 25 का अथवा। यहाँ पे लिखा हुआ 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया हुआ और √3 का भी मान दिया हुआ है। चलिए समझिएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे लिख लो पहले r बराबर है हमारा 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 60 अंश। तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर और ये साइन थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों में क्या करना, r स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो। तो जब यहाँ से हम r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, इस प्रकार ये बचेगा। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए, r का मान 15 है तो इधर 15 का वर्ग और थीटा पाई का मान 3.14 और थीटा का मान दे रखा है 60/360 माइनस 1/2 गुणा साइन 60। तो ये तो बन जाएगा 225। अब 60 एकम 60, 60 छक्का 3.14/6 माइनस ये हो जाएगा 1/2 गुणा √3 का मान, सॉरी 60 का मान √3/2। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए 225 और इसको 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो 1.57/3 माइनस √3 का मान 1.73 और बटा 2 दूनी 4। तो 225
अब यहाँ पर 1.57/3 माइनस, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करें, एक काम करो ना, देखो इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, ठीक है। तो जब इसका इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 1.73, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, ठीक, गुणा 3 और 4 3 12। इस लाइन को समझ लो थोड़ा, ठीक है। इसका इसमें गुणा करना, इसका इसमें करना और इसका इसमें गुणा आप कर देना है। चाहो तो लासा ले लो तब भी आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 हासिल 2 और 15 चौको 60 2 62 और दशमलव से पीछे 2 अंक, तो यहाँ पे लगाओ दशमलव, माइनस 3 त्रिका 9 और 17 3 51, दशमलव इसका लग जाएगा यहाँ पर और बटा 12 हो जाएगा हमारा। और ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, तो 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो 75/4 ऐसे कर लो इसको। अब यहाँ पे घटाओ 19, प्यार बच्चों यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे रह गया 1 में से 1 जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा, इस 1 में से 1 जाएगा 0, तो 1.9 बचेगा। अब इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो देखो गुणा है भाई लंबा, ठीक, थोड़ा साइड पे कर लें हम। तो बच्चों जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका गुणा निकल के आएगा हमारा 81.75 और बटा 4, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 का भाग इसमें लगाना, तो जब इसका भाग लगाएंगे तो आंसर निकल के आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आपका आंसर इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।